अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे टेस्टिकुलर पेन। टेस्टिस के अंदर पेन क्यों होता है, मर्दाना खस्सियों के अंदर, अंडों के अंदर जो पेन होता है, दर्द होता है, इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। नॉर्मली पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे टेस्टिस के अंदर पेन हो रहा है। डॉक्टर साहब मेरे एक साइड का, लेफ़्ट साइड की जो टेस्टिकल है, गोली जो है वो छोटी हो गई है, छोटी होती जा रही है। डॉक्टर साहब पहले मेरा एक बेटी है, मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, और अब मेरी औलाद नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब मैंने शादी की है और मेरी औलाद नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब शादी से पहले भी पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे पेन होता है, तो मैंने ये डॉक्टर साहब के पास गया था, उन्होंने मेरा ये अल्ट्रासाउंड करवाया है, ये मेरी सीमेन रिपोर्ट करवाई है, देखिए रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, तो मैं अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला सर्जरी होगी। तो इस तरह से हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं टेस्टिस के अंदर पेन होता है। टेस्टिस के अंदर जो पेन होता है ये डल पेन होता है। टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग हो सकती है, मोस्टली लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील होती है, जिसकी वजह से टेस्टिस जो होते हैं उनमें पेन महसूस होता है, डल पेन महसूस होता है, उलझन होती है, बेचैनी होती है। अब वेरिकोसील क्या चीज़ है? वेरिकोसील बेसिकली डायलेटेड वेन्स होती हैं, जो खून की रगें आती हैं टेस्टिस के ऊपर, जो उनको खून सप्लाई करती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। अब फैलने की वजह क्या है कि उनके अंदर जो वॉल्व्स होते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, कि खून का बहाव जो होता है एक तरफ रखना होता है उन्होंने, और जब वॉल्व जो होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते तो खून ज़्यादा टेस्टिस के अंदर सर्कुलेट करता है और ठहर भी जाता है, क्योंकि वॉल प्रॉपरली काम नहीं करते। अब जब टेस्टिस के अंदर एक तो रगें फूल गई, डायलेट हो गई, एक गुच्छा सा बन गया, खून ज़्यादा आके ठहरता है टेस्टिस के अंदर, तो टेस्टिस के जो बेसिक फंक्शन है, एक तो ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म की स्टोरेज भी टेस्टिस के अंदर है, उस पाउच के अंदर है, उस थैली के अंदर है। तो अल्लाह ने, गॉड ने बनाया टेस्टिस को बॉडी से बाहर है, इसलिए कि इनका टेम्परेचर कम रखना होता है। बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट है, 37 सेंटीग्रेड है। टेस्टिकल्स का टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम होता है, यानी 93 फ़ारेनहाइट या 34 बिलो देन 34 सेंटीग्रेड। तो टेस्टिस के पाउच जो आप देखते हैं, स्क्रोटम जो होती है, इसका काम होता है, गर्मियों में देखते हैं ये लटक जाते हैं, सर्दियों में ये सिकुड़ जाते हैं। तो बेसिकली ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं कि स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन है वो मुतासर ना हो, जो स्टोरेज है स्पर्म्स की, वहाँ पे स्टोर स्पर्म है, वो डैमेज ना हो। एक किस्म का समझे कि ये रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना। तो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी एक टेम्परेचर रखना होता है, दरकार होता है, और उसकी स्टोरेज को भी बरकरार रखने के लिए, स्पर्म्स को हेल्दी रखने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है। अब जब वेन्स फैल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, टेस्टिस के अंदर सूजन आ जाती है, तो ज़्यादा ब्लड सर्कल करता है टेस्टिस के अंदर, ठहरता है, और वो रगें फूलने की वजह से अगर लॉन्ग बड़े अरसे से, जवानी से वो वेरिकोसील चलती आ रही है, तो एक वक्त आता है कि टेस्टिस सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, छोटा होने शुरू हो जाते हैं, टेस्टिकल एट्रोफी हो शुरू हो जाती है। वजह ये होती है कि वो एक तो वो फूली हुई रगें जो गुच्छा बन जाता है, वो टेस्टिस की ब्लड सर्कुलेशन जो होती है, आर्टरीज, उसको भी मुतासर करती हैं कि खून की सप्लाई कम हो जाती है, तो उसकी वजह से टेस्टिस का साइज़ भी कम होना शुरू हो जाता है। तो वेरिकोसील जो है, 100 में से 10 या 15 बंदों को वेरिकोसील की शिकायत होती है। ये जवानी में जब बच्चा, लड़का जो है 18, 20, 25 साल का होता है, वो डेवलप हो रही होती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता। कभी कभी उनको पेन महसूस होता है, थोड़ा सा डल सा पेन महसूस हुआ, ख़त्म हो गया, टिमेन महसूस हुआ, ख़त्म हो गया। तो जब उनकी शादी हो जाती है, तो शादी के वक्त जो है पेशेंट जो है, वो जब उसकी औलाद नहीं हो रही होती, वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते, तो वो डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी औलाद नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब टेस्ट करवाते हैं, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, पता चलता है जी कि स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म मोटेलिटी कम है, पासल्स के अंदर है, यानी क्वालिटी क्वांटिटी जो है वो मुतासर है। तो जब क्वालिटी क्वांटिटी मुतासर हो, तो शक
वेरिकोसील की तरफ पका हो जाता है। इसके अलावा सिस्ट हो सकती है, कोई अंदर पानी की थैली बन गई है, कोई ट्यूमर बन गया है, ये भी रीज़न हो सकती है। कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में इसको चोट लग गई, ज़ख्म, उसकी वजह से भी हिस्ट्री आ जाती है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होती है पेशेंट की सिम्टम और हिस्ट्री के मुताबिक होती है कि उसकी पास्ट लाइफ में उसको क्या क्या बीमारी हुई है, कभी टाइफाइड हुआ, कोविड हुआ, कोई वैक्सीनेशन हुई, जवानी में उसको कोई मम्स कनपेड़े हुए, ठीक है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुई, तो एक तो वो हिस्ट्री, कोई चोट लगी उसकी वो हिस्ट्री, कोई सर्जरी हुई तो उसकी वो हिस्ट्री, मरीज का लाइफस्टाइल कैसा है, वो करता क्या है, पहले क्या करता था, अभी क्या करता है, लाइफ में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसकी माइंड सिम्टम कैसी हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं मरीज से, हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, फिर उसके लिए उसकी अलामात के मुताबिक उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड, कस्टमाइज्ड, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट उसके लिए प्लान करते हैं, उसकी काज डिफाइन करके कि इसको वेरिकोसील हुई है तो क्यों हुई है, इसकी पॉसिबल रीज़न क्या हो सकती हैं। फिर उसकी अलामात कैफियत ना जब उसके लिए ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं तो हम उसके लिए 3 मंथ्स ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट 3 मंथ्स, यानी 1 महीने की ट्रीटमेंट दी, फिर उसका अल्ट्रासाउंड करवाया, सीमेन एनालिसिस करवाया, फिर 1 महीने की ट्रीटमेंट दी, फिर उसका सीमेन एनालिसिस करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया। ये 3 फॉलोअप हम उसको रिकमेंड करते हैं। लाजमी टाइमली फॉलोअप करें ताकि उसका जो है उसका वेरिकोसील का इशू क्लियर हो, अगर सिस्ट है, कोई ट्यूमर है तो उसका फॉलो बरकरार होने की वजह से हमें उसकी रिपोर्ट हमारे पास आए, उसके रिजल्ट्स हमारे पास आए, तो हम 3 मंथ का कोर्स प्लान करते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मेडिसिन के साथ, और उसको आपने बर वक्त प्रॉपरली फॉलो अप करना है। तो आज हमने टेस्टिस के अंदर पेन को हमने डिस्कस किया। मैं इसको दोबारा समराइज कर देता हूँ। पेन की वजूहत क्या हो सकती हैं, कुछ चोट हो सकती है, वेरिकोसील हो सकती है, कोई सिस्ट, कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, तो ये इसकी पॉसिबल रीजंस हैं। इसके लिए पेशेंट को अगर वेरिकोसील हो तो उसको कहते हैं जी आपने वेल सपोर्टेड अंडरवेयर पहनना है, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। आपने अंडरवेयर भी जो उसके लिए स्पेशल वेरिकोसील के लिए ये अंडरवेयर होता है वो रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट है, पेन मैनेजमेंट है, और सर्जरी जो होती है वो लास्ट ऑप्शन है। अब सर्जरी जो है इसमें बड़ी एडवांसमेंट हो गई है कि इसमें आ गई है माइक्रोस्कोपिक सर्जरी ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं हमारे पास पेशेंट दोनों तरह के आते हैं, जिन्होंने सर्जरी करवाई होती है और जिन्होंने सर्जरी नहीं करवाई होती है। तो जो सर्जरी करवाते हैं उनके भी इश्यूज चले आ रहे होते हैं, तो फिर अब हम कहते हैं जी आपने अगर सर्जरी करवानी है, अगर आपको मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हुआ, एक लास्ट ऑप्शन आपके पास सर्जरी का है, तो फिर आपने सर्जरी करवानी है तो फिर आप के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप माइक्रो सर्जरी करवाएं। उसके लिए फिर उनको लोग प्रॉपर सर्जन रेफर कर देते हैं, लेकिन सर्जरी से पहले आपने होम्योपैथी को लाजमी अपनाना है। दे आर चांसेस 50 to 70% कि आप नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से आपका ये वेरिकोसील का इशू ठीक हो जाए। ग्रेड 1 में तो आपको मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। ग्रेड 2 में भी अगर आपकी सर्जरी की इस्तिताअत नहीं है या आप नहीं करवाना चाहते हैं तो फिर आप होम्योपैथी को लें, और आप अफोर्ड कर सकते हैं, और उसमें पेन ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, तो फिर हम आपको रिकमेंड कर देंगे, सर्जरी भी आप करवा सकते हैं। तो होम्योपैथी आपके पास एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।